नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं एक रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है। ये जो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, हिंदी सब्जेक्ट का है। और ये जो पेपर है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय सीकर राजस्थान का है। 29 अगस्त 2021 को ये पेपर जो है ये आयोजित हुआ था। 100 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो हैं इसके वो यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस के ऊपर आधारित हैं और 200 मार्क्स के हैं। ये कुल 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, स्तरीय क्वेश्चन हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृत की विशेषता के संबंध में सही नहीं है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि वैदिक संस्कृति की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सी विशेषता जो है वो संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है वैदिक संस्कृत में लरी स्वर का प्रचलन नहीं था। ये कथन गलत है। देखिए लरी स्वर का प्रचलन नहीं था तो प्रचलन तो था वैदिक संस्कृत में, तो ये नहीं है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा कि वैदिक संस्कृत की विशेषता के संबंध में कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो ये जो है वो सही बात नहीं लिख रखी है, प्रचलन नहीं है तो ये सही नहीं है क्योंकि प्रचलन था इसका। दूसरा प्रश्न है वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी 4 दे रखे, इनमें से कौन सा कथन जो है वो इन दोनों के वैदिक और लौकिक संस्कृत जो है दोनों के संदर्भ में ही सही है। तो ईम सीम व निपात दोनों में प्रयुक्त होते थे, ये तो सही नहीं है। समास विधि दोनों में थी, ये सही है। यानी वैदिक संस्कृत में भी और लौकिक संस्कृत में भी जो है वो समास विधि जो है वो थी। 3 नंबर का प्रश्न है पाली में कौन सी भाषा वैज्ञानिक विशेषता नहीं है। यानी पाली जो भाषा है उसकी वैज्ञानिक विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए पाली में 3 लिंग हैं, ये सही है। पाली में तद्भव शब्दों का आधिक्य है, ये भी सही है। पाली में हलंत नहीं है, ये भी सही है। और इसमें पूछ रहा विशेषता नहीं है, तो पाली में द्विवचन नहीं है। देखिए द्विवचन नहीं है पाली में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए राजस्थानी जो है वो शोरसेनी से संबंधित है और अस्मी मागधी से संबंधित है। पहाड़ी जो है वो रवस से संबंधित है और लहंदा जो है ये पैसाची अपभ्रंश से संबंधित है। तो ये जो है सुमेलित इस प्रकार से हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषता है। तो ये सभी हैं। आधुनिक आर्य भाषाएं वियोगात्मक हैं, ये सही है। इनका उच्चरित रूप लुप्त हो गया है, ये भी सही है। ओ कैफ है जय, ये आदि ध्वनियाँ आधुनिक आर्य भाषाओं में आ गई है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी जो है ये सही हैं आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताओं से संबंधित। 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें देखिए ये गलत है सी का। ढूंढाड़ी उदयपुर बांसवाड़ा बाड़मेर नहीं है। ढूंढाड़ी जो है वो जयपुर के आसपास जो है वो बोली जाती है, तो युग्म गलत है, ये गलत युग्म है। मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर जैसलमेर में बोली जाती है। मेवाती अलवर गुड़गांव में बोली जाती है और गुजराती गुजरात और लाट प्रदेश में बोली जाती है। 7 नंबर का प्रश्न है देवनागरी में कौन सी विशेषता है। तो देवनागरी में ध्वनि और लिपि की एकता है, समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति है और यांत्रिक सुविधा व आशु लेखन है। तो ये उपयुक्त सभी जो है ये देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। 8 नंबर का प्रश्न है आधुनिक हिंदी के जनक की संज्ञा से किसे अभिहित किया जाता है। तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उसको कहा जाता है। भाषा के प्रकारों, अब देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। भाषा के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजभाषा सही है,
कौन सा कथन सही है? तो राजभाषा राजकाज की भाषा एवं संवैधानिक है, ये सही है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के आमजन द्वारा प्रयुक्त भाषा है। मातृभाषा जन्म के साथ परिवार में रहकर बोलना समझना सीखते हैं, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही जो है वो सही कथन है। 10 नंबर का प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में पद किसे कहते हैं? तो भाषा के संदर्भ में पद जो है वो वर्णों की इकाई को कहते हैं, इन शब्दों को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त वर्णों की सार्थक इकाई को, वाक्य में प्रयुक्त वर्णों की सार्थक इकाई जो है वो शब्द होता है, और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज वृत्त संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1883 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा में सरोज वृत्त संग्रह से पूर्व किन 2 कृतियों का उल्लेख किया गया है? यानी हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ, उसमें सरोज वृत्त संग्रह से पूर्व किन 2 कृतियों का उल्लेख किया गया है? तो महेश दत्त का काव्य संग्रह और माता दीन मिश्र का काव्य रत्नाकर का उल्लेख जो है उसमें किया गया है। 13 नंबर का प्रश्न है, आता ही रहता है ये प्रश्न, कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कोलकाता से प्रकाशित हिंदी पत्र विशाल भारत का संपादन किस काल में किया? तो ये 1928 से लेकर 1937 ईस्वी तक जो है वो इन्होंने इसका प्रकाशन व संपादन जो है वो किया था, विशाल भारत का संपादन। 15 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को चारण काल संज्ञान से किसने अभिहित किया? तो चारण काल जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है वो दिया था। पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम बताइए। तो पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम है वल्लभ मार्ग। वल्लभाचार्य का जो मार्ग था उसी को पुष्टि मार्ग जो है वो कहा जाता है। तिरिच कहानी का लेखक, तिरिच जो कहानी है यूजीसी नेट में भी खूब इसका प्रश्न आया हुआ है, ये उदय प्रकाश की कहानी है। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से चौथे सप्तक का कवि नहीं है। तो राजकुमार कुंभज भी है, अवधेश कुमार भी है, श्री राम वर्मा भी है। तो राम कुमार वर्मा जो है ये चौथे सप्तक के कवि जो है वो नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल ने सदासुख लाल एवं लालू लाल से पूर्व प्रकाशित किस पुस्तक को खड़ी बोली हिंदी की पहली गद्य रचना स्वीकार किया है? तो वो भाषा योग वशिष्ठ को जो है वो स्वीकार किया है। और भाषा योग वशिष्ठ जो है ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है जिसको शुक्ल ने जो है वो पहली गद्य रचना जो है वो स्वीकार किया है। 20 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित प्रवासी लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए युग्म ये सभी सही हैं। अंजना संधीर जो है वो अमेरिका से है, अश्विनी गांधी कनाडा से है, और कृष्ण विहारी नूर संयुक्त अरब अमीरात में हैं। तो ये प्रवासी लेखक हैं जो हिंदी के लेखक हैं। कौन सी दृष्टि भाषा पर जोर देती है तथा मानती है कि भाषा पाठक को जागरूक बनाकर भाषा संरचना देखने में मदद करती है? तो कौन सी दृष्टि? रूपवादी दृष्टि जो है ये जोर देती है इस बात पर। कौन सा कथन प्लेटो के काव्य सिद्धांत के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य कथन है कि काव्य के संदर्भ में सत्य का प्रश्न आवश्यक है। ये कथन जो है वो प्लेटो से संबंधित जो है वो नहीं है। बाकी काव्य और कला देवी प्रेरणा है। प्लेटो स्वभाव से कवि और स्वभाव से शिक्षा से दार्शनिक हैं। कवि या चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का नहीं प्रतीयमान वस्तुओं का चित्रण करते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत दे रखा है।
23 नंबर का प्रश्न है कि अरस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन जो है, अरस्तु की दृष्टि सौंदर्य शास्त्रीय है, ये कथन जो है वो सत्य है। 24 का प्रश्न है वर्ड्सवर्थ की पुस्तक का नाम है। तो वर्ड्सवर्थ की पुस्तक इनमें से लिरिकल बैलेड्स है, क्योंकि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये 1817 में प्रकाशित रचना है कोलरिज की, जबकि लिरिकल बैलेड्स 1798 में प्रकाशित रचना वर्ड्सवर्थ की रचना है। 25 का प्रश्न है टी.एस. इलियट जिसे विदग्ध या वैदग्ध कहते हैं, आई.ए. रिचर्ड्स उसे क्या कहते हैं। तो आई.ए. रिचर्ड्स उसे विडंबना कहते हैं। इसका उत्तर संप्रेषण भी हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसका उत्तर जो है वो विडंबना माना है, आप भी देख सकते हैं। निम्नांकित में से कोलरिज के अनुसार कौन सा लक्षण मौलिक प्रतिभा का नहीं है। तो कोलरिज के अनुसार कौन सा लक्षण मौलिक प्रतिभा का नहीं है। तो कविता का शिल्प अभ्यास से नहीं अंतः स्फुर्त है, ये इसका उत्तर है, जो मौलिक प्रतिभा से संबंधित जो है वो नहीं है। नई समीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो नई समीक्षा के संदर्भ में जो है वो कलाकृति की अखंडता पर सभी का आग्रह है, ये नई कविता के संदर्भ में एक सत्य कथन है। फैंटेसी का प्रयोजन क्या है। तो मनोरंजन भी है, कल्पना भी है, यथार्थ से पलायन भी है। उपयुक्त सभी जो है वो फैंटेसी से संबंधित हैं। निम्नांकित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। तो स्वेद जो है वो एक संचारी भाव जो है वो नहीं है। आनंदवर्धन का ग्रंथ का नाम है। तो आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम जो है ये ध्वन्यालोक है, और 9वीं शताब्दी से संबंधित जो है वो ये हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। विखंडनवाद के समर्थक हैं या विखंडन के समर्थक हैं तो वो देरिदा हैं। देरिदा जो है वो विखंडन से संबंधित हैं। अब देखिए इसमें कि लोहिया की चौखंबा योजना के 4 स्तंभ निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। तो दृश्य सर्वे मीडिया जो है ये इसके चौखंबा योजना के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। 33 का प्रश्न है कि जितनी शिक्षा पुरुषों के लिए आवश्यक है, कथन है एक कि जितनी शिक्षा पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी लोग और उसके धर्म सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। कथन किसका है। तो ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। 34 का प्रश्न है अग्रांकित में से किस चिंतक का संबंध अस्तित्ववाद से है। तो पास्कल भी है, नीत्शे भी है, और जैस्पर्स भी अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। 35 का प्रश्न है सुमेलित करना है रचनाओं को कि अक्कार मासी जो है ये शरण कुमार निम्बाले की रचना है। कोंडवाड़ा जो है ये दया पंवार की रचना है। और अपने अपने पिंजरे जो है ये मोहनदास नैमिषराय की है। और तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल की एक प्रतिष्ठित रचना है। किस चिंतक ने साइन भाषा चिन्ह को डिफरेंशियल माना है, यानी प्रकृत्याभिन्नता मूलक माना है। भाषा चिन्ह को डिफरेंशियल माना है तो वो सोस्यूर है। सोस्यूर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नामवर सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य में नवजागरण नाम देने का श्रेय किसको है। तो ये रामविलास शर्मा को है हिंदी साहित्य में नवजागरण नाम देने का श्रेय। हिंदी के पहले घर फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने की। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है की थी, जिसको हिंदी का पहला घर कहा जाता है। 39 का प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं
के लेखक हैं? तो ये रामविलास शर्मा की जो है वो रचना है। ये सही युग्म सुमेलित करना है। ये रचनाएं हैं, नई रचनाएं हैं। और देखिए नई रचनाएं हैं, दुलाई चंद्र मुंडा की रचना है नवपलव, बलदेव मुंडा की रचना है सपनों की दुनिया, वंदना टेटे की रचना है पुरखा लड़ाके, और सुशीला सामद की रचना है प्रलाप। ये आमने सामने ही सुमेलित हैं। इनमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो शासन की बंदूक जो है ये एक लंबी कविता जो है वो नहीं है। बाकी असाध्य वीणा, अज्ञेय, अंधेरे में और राम की शक्ति पूजा निराला की, ये सब लंबी कविताएं हैं। 42 का प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला रंग, और खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो है इसमें। 43 का प्रश्न है, देखिए, कबीर तेरी सरीन आया, कबीर तेरी सरीन आया, राखी लेऊ भगवान। उक्त पंक्ति में भक्ति का कौन सा रूप उभर कर आता है? तो ये प्रपत्तिवाद, प्रपत्ति जो है ये भक्ति का एक रूप है। ये इसका उत्तर आएगा, प्रपत्ति। प्रपत्ति का मतलब है अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। तो ये प्रपत्ति जो है ये इस प्रकार की भक्ति इसमें है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, किस समालोचक का कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और तुलसी के संदर्भ में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। नागार्जुन ने मैथिली के में किस नाम से लेखन कार्य किया? तो यात्री उपनाम से मैथिली भाषा में जो है। वैद्यनाथ मिश्र तो इनका मूल नाम है, नागार्जुन इनका नाम है ही, बाबा भी इनका एक नाम पड़ा था, और यात्री मैथिली भाषा में कविता लेखन के समय इनका नाम था। हिंदी साहित्य में मुक्ति बोध ने सबसे पहले प्रयोग किया फैंटेसी का। मुक्ति बोध ने फैंटेसी का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किया है। 48 का प्रश्न है, महादेव वर्मा की रचनाओं में निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो व्यंग और यथार्थ जो है वो, ये विशेषता जो है वो महादेव वर्मा की रचनाओं में नहीं मिलती है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण किस कवि को कहा जाता है? तो ये घनानंद को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का किस रचना को प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? तो प्रिय प्रवास को कहा जाता है। हरिओद सिंह उपाध्याय का ये महाकाव्य है जो 1914 में लिखा गया था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। निम्नांकित में से कौन सा पात्र हिंदी के प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी में नहीं है? तो ये देखिए इसमें कौन सा नहीं है पात्र इसमें? तो इसमें जो है सर्वसुख दौलतराम ज्ञानो मुंशी चुनीलाल नहीं है। मुंशी चुनीलाल जो है वो इसका पात्र जो है वो नहीं है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की का उपन्यास है। उपन्यास में कौन सा प्रकरण नहीं है? तो सत्संगत इसका जो है वो प्रकरण नहीं है। बाकी संगति का फल भी है, मित्र मिलाप भी है, सौदागर की दुकान भी है। तो सत्संगत जो है वो नहीं है। सत्य, देखिए रचना देखिए कि सत्य के लिए किसी से भी डरना नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। यह कथन औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में महाकाव्यात्मकता के लिए किस कथावर्ती में लिखित है? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा में जो है वो लिखा हुआ है। मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु की क्या कामना है? तो उपयुक्त सभी हैं। अन्न से ऊपर उठकर प्यार की खेती करना, मन के विषैले तत्वों को प्रेम से ही पवित्र करें, सुखी सुंदर और शोषण मुक्त ग्रामों का निर्माण करना। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आपका बंटी
उपन्यास की केंद्रीय समस्या क्या है? तो ये है बच्चे के मन पर माता पिता के तलाक का प्रभाव। 56 का है झूठा सच, यशपाल का उपन्यास में बुढ़िया के बड़े बेटे पार्सल बाबू का क्या नाम है? तो वो है राम जवाया। राम जवाया जो है वो नाम है उसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पंजाब के दलित जीवन की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो धरती धन्य अपना उपन्यास में किया गया है और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र। राग दरबारी, देखिए प्रश्न देखिए कि राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने प्रकाशित करवाने के लिए किसी अनुमति प्राप्त की, यानी किसकी अनुमति प्राप्त की? सरकार से। किससे अनुमति प्राप्त की? सरकार से अनुमति प्राप्त की। तमस को हिंदी साहित्य का पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1975 में जो है इसको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी। निम्न 1968 में प्रकाशित राग दरबारी, अब देखिए श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी जिसकी अनुमति सरकार से प्रकाशन के लिए लेनी पड़ी, 1968 में प्रकाशित हुआ था। और इसके पात्रों को सुमेलित करना है कि रंगनाथ जो है ये वैद्य जी का भांजा है। खन्ना जो है ये एक अध्यापक है। रूपन जो है ये वैद्य जी का छोटा बेटा है और बद्री जो है वैद्य जी का बड़ा बेटा है। 61 का प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में पत्रिका में प्रकाशित हुई कब? 1907 में। 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और दुलाई वाली जो है ये बंग महिला की कहानी है, राजेंद्र बाला घोष भी जिसको कहते हैं। दुनिया का अनमोल रत्न कहानी में प्रेमचंद ने अनमोल रत्न किसे कहा है? ये प्रेमचंद की कहानी है दुनिया का अनमोल रत्न। तो इसमें अनमोल रत्न किसे कहा गया है? तो राष्ट्र रक्षा में बहाया गया रक्त का कतरा जो है वो अनमोल रत्न है। 63 का प्रश्न है, कानों में कंगना। कानों में कंगना जो कहानी है ये राधिका रमन सिंह की कहानी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उपयुक्त सभी हैं। आदमी में विवेक जागृत करना, वासना और प्रेम में भेद बताना, देह दृष्टि का पर्दाफाश करना, ये तीनों ही जो है इसके उद्देश्य हैं। गैंग्रीन कहानी प्रथम प्रकाशन 1937 के पश्चात किस नाम से प्रकाशित हुई? तो रोज नाम से जो है वो प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय की कहानी है, 37 में प्रथम प्रकाशन है। लाल पान की बेगम कहानी का मूल भाव क्या है? तो उपयुक्त सभी हैं। लाल पान की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। नारी सशक्तिकरण भी इसका मूल भाव है। स्त्री के आत्मसम्मान का चित्रण है। ग्रामीण जीवन में महिलाओं की स्थिति का अंकन भी इसमें कहानी में किया गया है। 66 का प्रश्न है, प्रश्न देखिए कि पर्वतीय इलाकों में गरीबी, कठिन जीवन संघर्ष, यातना, प्रतिरोध, औद्योगिक मजदूरों की हालत, नगरीय कस्बाई और निम्न वर्ग के सामाजिक नैतिक संकट की कहानियों की विषय वस्तु रही है। उक्त कथन किस कहानीकार के संदर्भ में कहा गया है? तो ये शेखर जोशी के संदर्भ में जो है वो कहा गया है। परिंदे, परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। परिंदे कहानी में कौन सा पात्र सही नहीं है? तो जूली तो है, सुधा भी है, लतिका भी है, तो किरण नहीं है। किरण जो है वो परिंदे की पात्र नहीं है। नई कहानी गई नहीं, ये त्रयी है। नई कहानी त्रयी, त्रयी यानी 3। कौन सा कहानीकार सम्मिलित है? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, इन तीनों की त्रयी नई कहानी की त्रयी है। 69 का प्रश्न है कि कमलेश्वर ने परंपरागत भाषा त्याग कर नई भाषा का प्रयोग अपनी कहानियों में किया है। आक्रोश, अकेलापन, टूटन, तिरस्कार के सूक्ष्म भाषा का प्रयोग कर कहानी में नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। तो नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। ये राजा निर्बंशिया उसकी प्रतिनिधि कहानी है कमलेश्वर की। सिक्का बदल गया, देखिए सिक्का बदल गया कहानी में के बाद ही लोगों के बदल जाने की कहानी है।
देश विभाजन के बाद ही बदल जाने की कहानी है। और ये कहानी है कृष्णा सोबती की। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। 1880 में प्रकाशित नाटक में भारतेंदु ने भारत की बदहाली पर प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थितियों का चित्रण किया है। रिक्त स्थान में किस नाटक का नाम आएगा? तो वो भारत दुर्दशा का आएगा। 1880 में प्रकाशित हुआ था, भारतेंदु का नाटक है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। अंधा युग का मूल भाव क्या है? उपर्युक्त सभी हैं। युद्धोत्तर स्थितियों का चित्रण है। आधुनिक जीवन की विभीषिकाओं का भी अंकन है। मानवीय मूल्यों के संघर्ष का चित्रांकन भी इस गीति नाट्य में है। सिंदूर की होली। सिंदूर की होली किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कौन सा पात्र नहीं है सिंदूर की होली में? तो इसमें सावित्री नहीं है, मुरारी लाल भी है, मनोरमा भी है और चंद्रकांता भी है। चंद्रगुप्त नाटक में गंधार नरेश की पुत्री का नाम क्या है? तो वो अलका है। 25% बचे हैं। आगरा बाजार। आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है। आगरा बाजार में ककड़ी वाला किस अजीम शायर की नज़में सुनाकर ककड़ी बेचता है? तो नज़ीर अकबराबादी की जो है वो नज़में गाकर जो है सुनाकर जो है वो ककड़ी बेचता है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, 1974 में प्रकाशित हुआ था। किसका प्रतीक है? तो ये गरीब जनता का प्रतीक है। एक और द्रोणाचार्य का मूल कथ्य क्या है? एक और द्रोणाचार्य का मूल कथ्य जो है वो उपर्युक्त सभी हैं। ये शंकर शेष का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक घुसपैठ का अंकन है। निम्न मध्यवर्गीय आदमी के असहाय जीवन का चित्रण भी है और वर्तमान समय की विसंगति का रूपांकन भी इसमें है। अंजो दीदी एक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है ये। देखिए, महाभोज रचना नाटक के रूप में कब प्रकाशित हुई? तो 1983 में नाटक के रूप में प्रकाशित हुई और 1979 में ये उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई। महाभोज 1979 में उपन्यास और 1983 में नाटक के रूप में प्रकाशित हुई। और खूब आता है ये प्रश्न भी। 80 का प्रश्न है, प्रकाशन के वर्ष के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो आधे अधूरे 1969 में, बकरी 1974 में, महाभोज जो है ये नाटक की बात करें तो 83 में और 1979 में उपन्यास, और आगरा बाजार जो है ये 1989 में। आगरा बाजार 1989 में अंतिम संशोधित प्रकाशन हुआ था इसका। दिल्ली दरबार दर्पण किस शैली का निबंध है? तो ये भारतेंदु का निबंध है जो कि वर्णनात्मक निबंध है। ये दिल्ली पीजीटी में भी आया था ये प्रश्न। 82 का प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे, ये प्रश्न भी खूब आता रहता है, में के अंग्रेजी शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन पर। और किसका है ये शिव शंभू के चिट्ठे रचना किसकी है? बालमुकुंद गुप्त की है। निबंध लेखन के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन किसने कहा है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो एडिशन कहा है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, यानी उनकी विशेषता किस तरह के निबंध हैं? तो ये सभी हैं। उक्त सभी का समन्वित रूप उनके निबंधों में है। मनोवैज्ञानिक भी हैं, आलोचनात्मक भी हैं, भावात्मक और वैचारिकता का समन्वय भी है, चिंतन और गहन अध्ययन से पूर्ण भी इनके निबंध हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और इसमें प्रकृति, मिथक, संस्कृति और परंपरा का समन्वय नहीं है। असत्य कथन है ये, नहीं है। देखो ये नहीं है लिखा हुआ है
तो ये प्रकृति, मिथक, संस्कृति और परंपरा का समन्वय नहीं है, तो ये कथन असत्य हो गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है ये। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य ये सभी हैं। भारतीय संस्कृति की मानवतावादी दृष्टि की संरक्षक भी है, नाखून के माध्यम से हिंसक प्रवृत्ति की प्रतीकात्मक व्यंजना भी है, प्राचीन और अर्वाचीन का समन्वय भी इसमें है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर कुबेरनाथ राय की भाषा शैली की विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है। लाक्षणिकता का निषेध, ये विशेषता नहीं है। निषेध शब्द लिखा हुआ है, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। 88 का है, जाग मुसाफिर जाग, यानी उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो उठ जाग मुसाफिर निबंध जो है ये विवेकी राय का निबंध है, विवेकी राय का, और ये उपयुक्त सभी इसकी सत्य कथन है। यह एक ललित निबंध है, एक कथात्मक प्रवाह और वैचारिक अनुशासन की समन्विति है इसमें, और इसमें गांव के जीवन के प्रति गहन रागात्मक संसिक्ति का चित्रण भी किया गया है। प्रश्न देखिए 89 का, हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और फकीरी, समाज पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श, मजदूरी और प्रेम निबंध के संदर्भ में रचनाकार उक्त निरूपण किस दृष्टि से संचालित है, तो वो मार्क्सवाद से संबंधित है। देखिए, उन्होंने तो अनुभूति को वाणी दी, जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। उक्त कथन नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य में किस रचनाकार के लिए कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए ये बात उन्होंने कही है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें का प्रकाशन कब हुआ, 1946 में माटी की मूर्तें का प्रकाशन हुआ था। ठकुरी बाबा किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र है, महादेव वर्मा की रचना है। मुर्धैया में किस विमर्श का प्रधानतः उद्रेक हुआ है, तो दलित विमर्श की आत्मकथा है, तुलसीराम की रचना है मुर्धैया। एक कहानी यह भी किस विधा की है, आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की रचना है। आप हुदरी, ये देखो सुदरी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में आप हुदरी है, जो कि आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। स्त्री संघर्ष पर आधारित रचना है, जिसमें वे निम्नांकित में से किसका ध्यान रखती हैं, उपयुक्त सभी का ध्यान रखती हैं। स्त्री के भीतर की स्त्री खत्म न हो, कठोर संसार में स्त्री में संवेदना की खोज है, अपने अस्तित्व को पाने की ललक है। ये आप हुदरी रचना के अंदर उपयुक्त सभी बातें जो है वो हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र ने किस पर व्यंग किया है, जामुन का पेड़ रचना में कृष्णचंद्र ने किस पर व्यंग किया है, तो संवेदनहीन कार्यालयी प्रणाली के ऊपर जो है वो व्यंग किया गया है। दिनकर के अनुसार सांस्कृतिक एकता की बात कौन सुनना चाहता है, तो जनसाधारण जो है वो सुनना चाहता है। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो ये राहुल सांकृत्यान की रचना है, 1937 में प्रकाशित हुआ। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञेय जी ने लाहौर से चलकर कहाँ गाड़ी बदली, तो ये अज्ञेय जी का है। अरे यायावर रहेगा याद, लाहौर से चलकर कहाँ गाड़ी बदली, तो पठानकोट में जो है वो गाड़ी बदली थी इन्होंने। अंतिम और 100वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद घर में की लेखिका शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के लिए घर का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, तो उन्होंने घर का दरवाज़ा इसलिए नहीं खोला क्योंकि शराब पीकर आने के कारण। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हम सोच भी नहीं सकते कभी। तो ये कुल 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, अच्छे क्वेश्चन पत्र के साथ। तब तक के लिए बाय।